पिछले दिनों में हम लोग बात किए थे इन्वायरमेंट पे। आज उसके मेजर डोमेन्स पे चर्चा करेंगे। जो ये टॉपिक पिछले दिनों में अधूरा रह गया था कि 4 रिम्स ऑफ द और मेजर डोमेन्स ऑफ द विच कंसिस्ट आवर इन्वायरमेंट। वैसे 4 डोमेन्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बनाने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आज उस पर चर्चा होगी। उस डोमेन्स में से जिसको हम लोग मेजर रिम्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेजर रिम्स ऑफ द अर्थ, रिम्स ऑफ द अर्थ और मेजर डोमेन्स, इन्हें मेजर डोमेन्स भी बोलते हैं। इसमें एक नंबर में आता है लिथोस्फेयर, नंबर 2 हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, देन बायोस्फेयर। These are 4 major domains which consist environment। जिसमें सबसे पहले मेरी बात होगी लिथोस्फेयर के साथ। आइए अब देखते हैं हम लोग लिथोस्फेयर को। इस लिथोस्फेयर में 2 टर्म्स होते हैं। लिथोस्फेयर, इसमें एक लिथो प्लस स्फेयर। लिथोस stand for rocks, sphere just stand for layers। Simple meaning of lithosphere is layer of rocks, layer of rocks, चट्टानों की परतें। सामान्य शब्दों में चट्टानों की परतों को हम लोग लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इस लिथोस्फेयर के बारे में कई छोटी छोटी चीज़ है जिसको हम लोग समझेंगे। उसके लिए एक डायग्राम को आप समझिए कि जैसे ये जो अर्थ है टोटल, इस अर्थ के 29% एरिया पे लैंड फैला हुआ है और 71% एरिया पे वाटर है। तो लैंड कवर्स ओनली 29% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द अर्थ, while water covers 71% of total area of the earth। अब इसी लैंड पे जो लिथोस्फेयर की चर्चा हम लोग करेंगे, which consist rocks and minerals soil। इस लिथोस्फेयर का जो फॉर्मेशन है, इसकी जो रचना है या इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें मेनली सॉइल प्लस रॉक्स, सॉइल और रॉक्स, इन 2 चीजों के मिलने से ये लिथोस्फेयर जो सबसे पहला रिम है अर्थ का, उसकी रचना हुई। सॉइल प्लस रॉक्स, यही 2 एलिमेंट्री एलिमेंट्स हैं जो इस लिथोस्फेयर की रचना करते हैं या इसका निर्माण करते हैं। अब इसको डिटेल समझने के लिए छोटे से डायग्राम का सहारा हम लोग ले सकते हैं कि जैसे ये अर्थ है। पिछले क्लास में आप पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ को ठीक से रिप्रेजेंट करने के लिए या समझने के लिए हम लोग एक ग्लोब का सहारा लेते हैं। उस ग्लोब को हम लोग मॉडल ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए और देखिए कि ये एक मॉडल है अर्थ का। ये इस अर्थ का आउटर लेयर है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट है। इस अर्थ क्रस्ट से जैसे नीचे की तरफ आप जाएंगे सेंटर पे, तो सरकमफ्रेंस से लेकर के इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, इसके लिए हम लोग मैथ्स में आर यूज करते हैं, मतलब रेडियस। तो अर्थ का जो रेडियस है ये 6400 किलोमीटर है। और दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है
कि सरफेस से जैसे जैसे सेंटर की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं नीचे की तरफ, टेम्परेचर भी इंक्रीज करता जाता है और इस इंक्रीज करने का जो रेट है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस करता है एट द रेट ऑफ 32 मीटर्स। कि सरफेस से जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे तो हर 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस करता जाता है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि जब जाहिर है कि टेम्परेचर नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है और ये रेडियस यहाँ 6400 किलोमीटर जब अर्थ का है, तो चट्टानों के जो लक्षण ऊपर में मिलेंगे वो बीच में नहीं, जो बीच में होंगे वो नीचे नहीं। मतलब ऊपर से नीचे जाने के साथ साथ चट्टानों के जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो गुण हैं, उसके जो लक्षण हैं, वो बदलते चले जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। इसलिए इस लिथोस्फीयर को डिटेल समझने के लिए अर्थ के इस कॉन्सेंट्रिक जोन की चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ क्रस्ट के बाद जो नीचे का जो लेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो जिसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब इसको ध्यान दीजिए आप, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है और उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसके लिए कुछ एविडेंसेस सामने आते हैं। उसी एविडेंसेस को सामने रख के हम लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जब ऊपर ऐसा है तो इसके अंदर कैसा होगा। तो अर्थ के इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक रफ डायग्राम है आपके अर्थ का। कि सबसे ऊपर वाला लेयर आप यहाँ देखते हैं, ये क्रस्ट कहलाता है, ये क्रस्ट है। अब ये क्रस्ट आमतौर पर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्टिनेंट के ऊपर वाले लेयर को ही बच्चे क्रस्ट समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ओशन फ्लोर के नीचे जो लेयर होता है वो भी क्रस्ट के अंदर ही काउंट होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस क्रस्ट की मोटाई, जैसे यहाँ समझिए कि ये जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, ये क्रस्ट वाटर फ्लोर या ओशन फ्लोर के नीचे भी आता है और कॉन्टिनेंट के नीचे भी आता है, कॉन्टिनेंट से। लेकिन वाटर के नीचे इसकी मोटाई जनरली 5 से 8 किलोमीटर तक ही होती है, जबकि कॉन्टिनेंट के नीचे इस क्रस्ट की मोटाई 38 to 40 किलोमीटर तक होती है। 38 to 40 किलोमीटर अर्थ क्रस्ट की जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, वो ओशन फ्लोर के नीचे 5 to 8 किलोमीटर तक होती है, जबकि कॉन्टिनेंट्स के नीचे ये 38 to 40 किलोमीटर तक मोटी अवस्था में या मोटे लेयर में पाई जाती है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा कि अगर ये बात आपके जहन में आती है कि क्रस्ट का सेंस सिर्फ कॉन्टिनेंटल लेयर ही है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, या पूरी तरह से गलत है। इस क्रस्ट के अंदर हम लोग ओशन फ्लोर के नीचे वाला भी एरिया लेते हैं और कॉन्टिनेंट के नीचे वाला भी एरिया लेते हैं, तो सिंपली 5 से 40 किलोमीटर तक की मोटाई का जो लेयर मिलता है अर्थ पे, इसी लेयर को हम लोग अर्थ क्रस्ट के नाम अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। अब इस क्रस्ट के नीचे जब आप आएंगे तो एक दूसरी कॉन्सेंट्रिक लेयर भी मिलती है, जिसका नाम होगा सियाल, SIAL। और इसके नीचे भी एक और लेयर है जिसका नाम है सीमा, ये सीमा है। और एक तीसरा जो ये कोर है, इन्हें बोलते हैं नीफे। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर हुए क्रस्ट के बाद, सियाल, सीमा और नीफे। इन तीनों का जो नामकरण है या नेमिंग है, वो ऐसा इसलिए नाम रखा गया कि इस अलग अलग कॉन्सेंट्रिक लेयर में मिलने वाले जो एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स के आधार पर ही इस लेयर का नाम ऐसा रखा गया कि जैसे क्रस्ट के नीचे जो पहला लेयर है जिसका नाम सियाल है, इस सियाल लेयर में 2 तत्वों की प्रधानता होती है।
एक का नाम है सिलिकन और प्लस एल्युमिनियम। तो सिलिकन के लिए SI और एल्युमिनियम के लिए AN शब्द का लेटर समझ लिए, और दोनों से बने सियार, इसलिए इस लेयर का नाम सियार रखा गया, जिसमें सिलिकन और एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता है। दूसरा जो लेयर आता है उसमें सिलिकन और प्लस मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है, इसलिए इस लेयर का नाम हम लोग सीमा रखते हैं। और तीसरा जो ये कोर है, जो केंद्रीय भाग है पृथ्वी के संरचना का आंतरिक भाग है, इसका नाम नीफे है। ऐसा इसलिए कि इसमें दो तत्वों की प्रधानता है, जिसको बोलते हैं निकेल प्लस फेरियम, मतलब लौह धातुओं की प्रधानता के कारण इस लेयर का नाम नीफे रखा जाता है। तो इसको सेकेंडरी वलय भी बोलते हैं, या कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब इस कॉन्सेंट्रिक लेयर में आप ये देखेंगे, एक चीज और यहाँ नोट करने वाली बात है कि आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, इसमें दो चीजें आपको नजर आएंगी। एक तो धातुओं का, या उसमें जो पाए जाने वाले तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जो भी हैं, ये उसकी डेंसिटी बढ़ती हुई आपको दिखेगी। और यही कारण है कि ये निकेल और फेरियम सबसे नीचे यहाँ पे कोर में पाए जाते हैं। इसके ऊपर वाले लेयर में कुछ हल्के तत्व मिलते हैं, जैसे सिलिकन और मैग्नीशियम। उसके ऊपर वाले लेयर में सिलिकन और एल्युमिनियम को आपने देखा। सबसे ऊपर वाले लेयर में रॉक्स एंड सॉइल को आप देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये समझने वाली है कि सरफेस से जैसे जैसे हम लोग कोर की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो धातुओं का जो घनत्व है, उसकी डेंसिटी है, वो बढ़ती चली जाएगी, और दूसरी टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण जो धातु भी जिस लेयर में मिलते हैं, वो अपनी सही अवस्था में नहीं रहते, उसके रूप में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। मतलब ऊपर से नीचे जाने के बाद ये इसकी जो सॉलिडिटी है, ये धीरे धीरे चेंज होती चली जाती है, और हम लोग अंत में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, इस भाग में प्रायः पाए जाने वाले जो पदार्थ है वो पिघली अवस्था में है, जो ज्वालामुखी क्रियाओं के समय समय पर बाहर आते हैं, जो देखे जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रिक लेयर है अर्थ का, जिसके नामकरण ये हुए क्रस्ट, सियार, सीमा और निम्फे। एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिए आप कि सबसे ऊपर में जो ये क्रस्ट है, जो रॉक्स और सॉइल से जिसका कंपोजिशन हुआ है, इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। जैसे 2.5 इसकी डेंसिटी मानी जाती है, 2.5 इसकी डेंसिटी है। दूसरा जो कॉन्सेंट्रिक लेयर आता है, जिसका नाम आपने सीमा दिया, इसकी डेंसिटी होगी 3.5। पता ये चला कि ऊपर से नीचे आने के बाद डेंसिटी बढ़ती जा रही है, या हम लोग बढ़ने के क्रम में है। तीसरी जो लेयर आप देखते हैं सीमा, उसकी डेंसिटी होती है 4.75। और जो सबसे अंत में जो केंद्रीय वलय है, जिसका नाम कोर भी है, या आपने नीफे भी कहा, इसकी डेंसिटी 5.5 है। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि क्रस्ट से जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, उसमें पाए जाने वाले पदार्थों की डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और अंत में जो ये कोर है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है 5.5। अब ऐसा इसलिए कि पृथ्वी का निर्माण जिस समय हुआ, पृथ्वी अपने जन्म के समय गैसियस स्टेज में थी। बाद में ऊंचे क्लास में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पृथ्वी के ओरिजिन एंड एवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट अभी तक सामने आए हैं, जिसमें बिग बैंग थ्योरी भी है, ऑटो स्मिथ का भी कंसेप्ट आता है, इंटरस्टेलर गैस डस्ट एंड क्लाउड थ्योरीज, चेम्बरलिन एंड मोल्टन के भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जिन्स जेफरेस के भी आते हैं, पैंडी स्टार भी कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो ओरिजिन ऑफ द प्लैनेट्स या सोलर सिस्टम या स्पेशली अर्थ के रिगार्डिंग लोगों ने दिए हैं। लेकिन करीब करीब सभी लोग, जितने भी थिंकर्स हैं, वो इस बात से सहमत हैं कि पृथ्वी अपने बनने के समय गैसियस स्टेज में थी। तो गैस के बाद जब इसका फॉर्म चेंज हुआ तो ये लिक्विड पोजीशन में आई,
तो लिक्विड का ये नेचर है कि जैसे चीनी को, नमक को, बालू को पानी में आप मिला के उसका सॉल्यूशन एक घोल बनाएंगे, और घोल बनाने के बाद आप उसको देखेंगे कि सबसे पहले और सबसे नीचे बालू बैठा, उसके ऊपर नमक बैठा, उसके ऊपर चीनी बैठा। ऐसा इसलिए कि जिन 3 चीज़ों को आपने उस पानी में घोला है उसमें सबसे हेवी डेंसिटी वाला बालू है, इसलिए उसने अपना स्थान सबसे पहले और सबसे नीचे रखा। उससे कम डेंसिटी वाला जो था नमक वो उसके ऊपर रहा, उससे कम डेंसिटी वाला उसके ऊपर रहा। ठीक वैसे ही जब ये पृथ्वी गैसियस स्टेज के बाद जैसे ये लिक्विड पोजीशन में आई और लिक्विड के बाद इसका सॉलिडिफिकेशन बाद में शुरू हुआ, तो ये ऊपर वाला लेयर तो सॉलिड हो गया, लेकिन अंदर अभी भी ये तरल अवस्था में है, पहली हुई अवस्था में है। तो इससे पता चलता है कि इस पृथ्वी के निर्माण में जितने तत्व भी शामिल हैं या थे, उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला जो था वो सबसे नीचे और सबसे पहले अपना स्थान ग्रहण किया, और उससे हल्के जो थे उसके ऊपर रहे, उससे हल्के ऊपर रहे और सबसे हल्के ऊपर रहे। मतलब ये घनत्व के हिसाब से पदार्थों ने अपना स्थान ले लिया है, सबसे हल्के सबसे ऊपर और सबसे भारी सबसे नीचे रहे। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि डेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। एक चीज इसमें और ध्यान देंगे आप कि ये जो कॉन्सेंट्रिक लेयर है पृथ्वी के, क्रस्ट है, सियाल है, सीमा है, नीफे हैं, इन्हें कई लोगों ने अपने अपने तरीके से भी क्लासिफाइड किया है कि बात आप तक आसानी से पहुंचे, आप समझ सकें। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस क्रस्ट के नीचे जो ये सियाल और ये सीमा, जो 2 लेयर्स आपको मिलते हैं, क्लियर, इस दोनों को लोगों ने मेंटल नाम दिया है। तो जैसे एक सिंपल भी क्लासिफिकेशन इसका ये है कि जैसे लेयर्स ऑफ द अर्थ, आप यहाँ समझिए, लेयर्स ऑफ द अर्थ, लेयर्स ऑफ द, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक लेयर इसका तो क्रस्ट हुआ जो सबसे ऊपर है, दूसरा लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल, और तीसरा लेयर जो यहाँ पर आप देखेंगे जिसको बोलते हैं कोर। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कुछ लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से भी किया है। अब इस मेंटल के अंदर सियाल और सीमा दोनों को लोग रखते हैं। तो मेंटल का मतलब है कि सियाल और प्लस सीमा, ये दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं। और ये जो नीफे था ये अपनी जगह पे वैसे ही रहा, कोर, क्रस्ट अपनी जगह पे वैसे ही रहा, सिर्फ सियाल और सीमा को कुछ लोगों ने मेंटल नाम दिया। अब उस मेंटल में भी आप देखेंगे कि जैसे एक सियाल अपर लेयर था, सीमा लोअर लेयर था, उसी तरह से इस मेंटल को भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये मेंटल है, तो ये मेंटल को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे कि जैसे अपर मेंटल हुआ, अपर मेंटल, और प्लस यहाँ लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल का मतलब कि यहाँ सियाल हुआ, और लोअर मेंटल का मतलब सीमा, और नीफे अपनी जगह पे रहा, नीफे अपनी जगह पे रहा, मतलब कोर। तो मेंटल में अपर मेंटल हुआ, लोअर मेंटल हुआ, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के बिल्कुल सेम है जो सियाल और सीमा के हैं। सिर्फ क्लासिफिकेशन का नजरिया अलग हुआ है कि इसको हमने पहले सियाल, सीमा और नीफे में डाला था, अब हमने इसको क्रस्ट, मेंटल और कोर में डाला है ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। अब अगले दिन जो मेरी बात होगी आपके साथ कि इस कॉन्सेंट्रिक जोन के बाद जो इसका फॉर्मेशन जिस रॉक से हुआ है, ये रॉक्स एंड मिनरल्स, ये रॉक्स जो इसको बनाने में आपके लिथोस्फीयर को सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो रॉक्स है क्या, उनका ओरिजिन कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आप इसको समझने के लिए आप देखते रहिए वीडियो को कंटिन्यू, और हो सके तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर मेरी ये बात आप तक पहुंच रही है, अगर आपको समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।